नमस्कार, स्वागत है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी के एक और वीडियो लेक्चर में। और ये लेक्चर इस सीरीज का 7वां लेक्चर है। और अगर आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इश्यूज को, जो अक्सर क्वेश्चन के रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आते रहते हैं। तो आइए समझते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स का एक खास पैटर्न है कि वो चैप्टर की शुरुआत में किसी एक महान व्यक्ति की कोट देते हैं और ये कोट रिलेवेंट होती है। अब अगर आप इस तरीके को अपनाते हुए आप अपने एग्जाम में आंसर राइटिंग की शुरुआत एक रिलेवेंट कोट से करते हैं तो श्योरली आपके आंसर में वैल्यू एडिशन हो जाएगा और ये तरीका आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में लाभ पहुंचाएगा। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार से रिलेटेड टॉपिक है, तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन यही है कि व्यक्ति काम क्यों करते हैं। व्हाई डू पीपल वर्क। अगर हम खुद को दो लेवल पर देखें, एक इंडिविजुअल और दूसरा सोशली लेवल पर, तो हम दोनों ही जगहों पे ये जज कर पाएंगे कि सोसाइटी में रहते हुए काम करना कितना आवश्यक है। पहली बात तो हमें लाइवलीहुड मिलती है, दूसरा हम अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज कर पाते हैं, सोसाइटी में एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, अपने देश की नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। अपने ऊपर जो डिपेंड रहने वाले हैं, जैसे हमारे घर के ओल्डर पर्सन और बच्चे, इनकी आवश्यकताओं की भी हम पूर्ति कर पाते हैं। और एक खास बात, खाली दिमाग शैतान का घर वाली सिचुएशन से हम खुद को बचा पाते हैं। अगर आपके दिमाग में खुराफाती ख्याल आ रहे हैं तो आप समझ लेना कि आप वेले ही बैठे हो। अपने दिमाग को आप क्रिएटिव कामों में लगाइए, कुछ इंगेज करिए उसे। देखिए, कुछ लोगों को तो अर्निंग उत्तराधिकार में मिल जाती है। अब अनंत अंबानी का ही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, पर क्या आपको लगता है कि अनंत अंबानी को कोई काम नहीं करना पड़ता होगा या फिर वो कोई काम करना नहीं चाहते होंगे? वैसे एक बार इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। फिर आपको शायद पता चलेगा अनंत अंबानी कितने काम करते हैं। एक बात है, अगर आपको बिना कुछ किए वेल्थ मिल जाए तो भी आप ये महसूस करेंगे कि आपको सेटिस्फैक्शन उतना नहीं मिल रहा है और आपका कॉन्फिडेंस भी उतना नहीं होगा जितना आप खुद से अर्निंग करने के बाद आप सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। अच्छा, हमारी सोसाइटी में ना एक अमीरों के लिए एक नेगेटिव माइंडसेट तैयार हो गया है, बट आपको बच के रहना है ऐसे विचारों से। अगर कोई व्यक्ति खुद से मेहनत करता है, ग्रो करता है, अमीर बनता है, तो उसे अप्रिशिएट कीजिए। मन में उसके लिए किसी तरीके की नेगेटिविटी मत आने दीजिए। ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपको ही पीछे लेकर जाएगी। एग्जाम्पल लीजिए, क्या इन दोनों लोगों को आप जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे। इन दोनों ने व्हाट्सएप मैसेंजर को बनाया है, जो आज आप भी यूज करते होंगे शायद। ब्रायन एक्टन ने स्कॉलरशिप लेकर के पढ़ाई करी है और फिर जाकर के याहू में कुछ दिनों तक काम किया है। वहीं जॉन कुओम की मदर जो थी वो एक बेबी सिटर हुआ करती थी और खुद जॉन कुओम एक ग्रोसरी स्टोर पर क्लीनर का काम करते थे, बट आजकल काफ़ी अमीर हैं। व्हाट्सएप को बनाया है, फिर उसे फेसबुक को बेच दिया है, तो काफ़ी अमीर हो चुके हैं अब ये दोनों लोग। तो ऐसे लोगों के लिए नेगेटिविटी छोड़ करके इनसे इंस्पिरेशन लीजिए और कुछ तो जरूर खुद के और सोसाइटी के लिए आप अच्छा करते हुए ही जाएंगे। अगर हम एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्टडी करते हैं तो हमें हमारे देश में रोजगार की क्वालिटी क्या है, नेचर क्या है, इन्हें समझने में आसानी होती है। हमें हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, इसकी प्लानिंग करने में भी हमें हेल्प मिलती है। अलग अलग सेक्टर और इंडस्ट्री का देश की नेशनल इनकम में क्या कंट्रीब्यूशन है, इसे एनालाइज कर सकते हैं हम। और साथ ही कई सोशल इशू जैसे चाइल्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी आदि जैसे लेबरर के एक्सप्लॉयटेशन की जो भी समस्याएं हैं उन्हें हम एड्रेस कर सकते हैं। देखो, खेतों में काम करने वाला किसान हो या फिर फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर, सभी देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। जीडीपी का मतलब एक साल में किसी भी देश में प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज की जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, हम उसको जीडीपी कहते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो भी एक्टिविटी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, और वो सभी लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उन्हें हम वर्कर या फिर श्रमिक कहते हैं। सबकी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, पर होते सभी वर्कर ही हैं। अगर किसी कारण से टेम्प्रोरी, जैसे कि बीमार हो गए या फिर घर पे किसी की शादी वगैरह है, इस कारण से अगर छुट्टी पे भी हैं, तब भी ऐसे में उन्हें वर्कर के रूप में ही काउंट किया जाएगा। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का नेचर आपको मल्टीफेसेट यानी कि बहुमुखी देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को पूरे साल काम मिलता है और कुछ को साल के कुछ महीने में ही काम मिलता है। ज़्यादातर मजदूरों को एक फेयर वेज नहीं मिल पाती है, लेकिन जब एस्टिमेट लगाया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, तो जितने भी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में भाग ले रहे होते हैं, हम सभी को एम्प्लॉयड की कैटेगरी में गिन लेते हैं। 2011-12 में भारत के टोटल वर्कफोर्स को 473 मिलियन कैलकुलेट किया गया। 1 मिलियन में 10 लाख होता है।
पीछे हम पढ़ चुके हैं कि इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरिया में रेसाइड करती है, तो इसलिए रूरल एरिया में वर्कफोर्स भी अर्बन एरिया से ज़्यादा है। अब हमारे देश में सोशियो कल्चर ऐसा है कि टोटल वर्कफोर्स में 70% तो मेल हैं, बाकी के 30% केवल फीमेल हैं और मेल चाइल्ड वर्कफोर्स भी उसमें इंक्लूड है, यानी 30% में फीमेल और मेल चाइल्ड वर्कफोर्स भी इंक्लूडेड है। रूरल एरिया में वुमेन वर्कफोर्स टोटल वर्कफोर्स का 1/3 यानी कि 33% है। वहीं शहरी क्षेत्र में 1/5 यानी कि 20% महिलाएं वर्कफोर्स का हिस्सा हैं। अब घर में आपके परिवार में आपकी माताजी और बहनें जो केयर गिविंग जॉब करती हैं, उन्हें इसके बदले कोई पेमेंट नहीं किया जाता है और इसी कारण उन्हें वर्कफोर्स में नहीं गिना जाता है। तो वर्ल्ड के जो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट हैं वो डिमांड करते हैं कि जो केयर गिविंग वुमेन्स हैं उनको भी वर्कर के रूप में गिना जाना चाहिए, यानी कि उन्हें भी वर्कर की कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए। अगर आप घर में कोई मेड रखते हो, चाहे बर्तन धोने या कपड़े वगैरह के लिए, तो कुछ ना कुछ आप पेमेंट जरूर करते होंगे। वैसे इंडिया में ये एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है, इस पर एक ओपन डिबेट अभी होनी बाकी है और जब एक ओपन डिबेट होती है ना तो किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है, क्योंकि फैमिली इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी तुलना में हम रुपए पैसे को उतना महत्व नहीं देते हैं। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को एज ए इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये बताता है कि जनसंख्या का कितना भाग गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में एक्टिवली इन्वॉल्व है। अगर रेशियो ज्यादा आता है मतलब पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज्यादा है, और अगर रेशियो कम आता है तो पार्टिसिपेशन कम है। देखिए, जो टर्म पॉपुलेशन है उसे डिफाइन किया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल जो रहते हैं एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो अगर आप वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकालना चाहेंगे तो भारत में जो टोटल वर्कर हैं उनकी संख्या को देश की जनसंख्या में भाग देना होगा और जो रिजल्ट होगा उसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर के आपको मिलेगा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अगर ये डाटा देखें तो अलग अलग स्तरों पर लोगों के इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन को, तो ये बताता है कि भारत में 100 व्यक्तियों में से 39 वर्कर्स हैं। इंडिया में अर्बन एरिया में प्रोपोर्शन 36 है, वहीं रूरल एरिया में 40 है। इसे राउंड ऑफ करके बताया जा रहा है। अब व्यक्तियों को पॉइंट में कैसे बताया जाएगा? रूरल और अर्बन एरिया में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि रूरल एरिया में हायर इनकम के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। ज़्यादातर लोग स्कूल, कॉलेज या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाते हैं और अगर जाते हैं तो बीच में ही ड्रॉप आउट ले लेते हैं। रूरल एरिया में लोग घरों में बेरोजगार नहीं बैठ सकते, इसलिए वे एम्प्लॉयमेंट मार्केट में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन ही ऐसी होती है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की कि वे घर पे बैठ नहीं सकते। वहीं अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, लोग सुटेबल क्वालिफिकेशन और स्किल एक्वायर करते हैं और लोगों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी अवेलेबल होते हैं। रूरल और अर्बन दोनों कैटेगरी में पुरुषों का पार्टिसिपेशन डोमिनेशन पर है। अर्बन एरिया में हर 100 महिला में से केवल 15 महिलाएं ही इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 25 महिलाएं भाग ले रही हैं। इंडिया में ये खास तौर पर देखा जाता है कि अगर घर में आदमी पर्याप्त इनकम कर पा रहा हो तो ऐसी फैमिली में वुमेन्स को इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्करेज किया जाता है। मेल ईगो हर्ट होने लगता है समाज के कुछ मुट्ठी भर लोगों का। वुमेन्स जो घर पे काम करती हैं उसे प्रोडक्शन एक्टिविटी में काउंट ही नहीं किया जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर देश की 50% आबादी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? आइए अब समझते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर के बारे में। वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो सोसाइटी में वर्कर के स्टेटस और वर्किंग कंडीशन के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी डायमेंशंस की जानकारी नहीं हो पाती है और अपेक्षित सुधार भी नहीं हो पाता है। अगर ये जानकारी मिल सके कि वर्कर्स अपने काम से कितना अटैचमेंट रखते हैं, अपने कोवर्कर और इंटरप्राइजेस की अथॉरिटी क्या है, तो इससे क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अलग अलग वर्कर्स का। एक सीमेंट की दुकान का मालिक है, दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्कर है और तीसरा कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक सिविल इंजीनियर है। तीनों का स्टेटस अलग अलग है तो इन्हें अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। सीमेंट की शॉप का ऑनर सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाएगा क्योंकि वो एंटरप्राइजेस को खुद ऑपरेट करता है और अर्न करता है। इंडिया के वर्कफोर्स का 52% सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी से बिलोंग करता है। दूसरा है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का, जिसे कैजुअल वेज वर्कर्स के रूप में कैटेगराइज किया जाता है और ये इंडिया के वर्कफोर्स का 30% भाग होता है। ये मजदूर दूसरों के खेतों में कैजुअली एंगेज रहते हैं, मतलब अनियमित रूप से, और बदले में मजदूरी रेम्युनरेशन प्राप्त करते हैं।
सिविल इंजीनियर जैसे वर्कर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। ऐसे एम्प्लॉय को एंटरप्राइजेस पे करती है और ये भारत के वर्कफोर्स का 18% शेयर रखते हैं। अगर ये पाई चार्ट देखें तो क्लियर है कि लाइवलीहुड के लिए इंडिया में सबसे बड़ा सोर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, मेन और वुमेन दोनों के लिए। दूसरे नंबर पर है कैजुअल वेज वर्कर्स के रूप में ज्यादा रोजगार प्राप्त होता है। सैलरीड एम्प्लॉय की कैटेगरी में अंतर देखने को मिलता है, जहां मेल पॉपुलेशन 20% एम्प्लॉयड है, वहीं वुमेन्स 13% हैं केवल। इसका कारण है सैलरीड जॉब में स्किल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और हाई लेवल लिटरेसी की भी ज्यादा जरूरत होती है। भारत में सभी महिलाओं को उस स्तर की स्किल और लिटरेसी नहीं मिल पाती है। इसके कारण तो बहुत से हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतना डाटा कैसे याद रहेगा। देखिए, आप बस पढ़ते जाइए, 1 या 2 बार रिवीजन करिए। ये डाटा आपको एक आइडिया देने के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और देखिए, आंसर राइटिंग में ना डाटा आपके आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम बिना आधार की बात नहीं कर सकते और एम्प्लॉयमेंट जैसे टॉपिक में तो डाटा ही इंपॉर्टेंट है और इससे याद करना ही पड़ेगा, आपको बच नहीं सकते आप। अगर आप इन तीनों कैटेगरी के बेस पर रूरल और अर्बन एरिया के एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल वेज वर्कर की कैटेगरी में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर वेज सैलरीड जॉब्स ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। आइए अब समझते हैं फर्म्स और फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट को। इकोनॉमी के मेनली 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, और आप पीछे इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार के लिए लोग माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर। अब चूंकि सर्विस सेक्टर का एक्सपेंशन तेजी से हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट का शेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कम हो रहा है। इस शिफ्ट को समझने के लिए अगर इंडस्ट्री वाइज वर्कर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए तो आसानी से समझा जा सकता है। आमतौर पर सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी को 8 मेन इंडस्ट्री में डिवाइड कर दिया जाता है। इसे आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए। इसे और आसानी से समझने के लिए इन इंडस्ट्री में लगे वर्कर्स को इकोनॉमी के तीनों सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में क्लासिफाई कर लीजिए और ये 2011-12 का डाटा देखिए। तो आप पाएंगे कि प्राइमरी सेक्टर में मेजॉरिटी ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड हैं, सेकेंडरी सेक्टर में केवल 24% और सर्विस सेक्टर में 27%। रूरल एरिया का 67% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज पर डिपेंड करती है और केवल 16% रूरल वर्कफोर्स मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और अदर एक्टिविटीज में एम्प्लॉयड है। इसके अलावा 17% रूरल वर्कफोर्स सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड है। वहीं अर्बन एरिया की बात करें तो यहाँ एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट का मेन सोर्स नहीं होता है। 60% ऑफ अर्बन वर्कफोर्स सर्विस सेक्टर में और 30% वर्कफोर्स सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयड है। मेल फीमेल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो दोनों ही वर्कर प्राइमरी सेक्टर में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, बट इसमें भी वुमेन वर्कर का कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है। लगभग 63% फीमेल वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में रोजगार प्राप्त करते हैं, जबकि 50% से कम मेल पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, क्योंकि इन्हें सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस चैप्टर में हम केवल 2 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को कंसीडर करेंगे, पहला ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट और दूसरा जीडीपी को। पीछे हमने ये डिस्कस कर लिया है कि जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराने के टारगेट को अचीव करने के लिए एक प्लान इकोनॉमी को लेकर आगे बढ़ा गया। 1960 से 2010 तक जीडीपी पॉजिटिवली ग्रो करती रही। इवन इसकी ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट से भी ज्यादा रही। जीडीपी की ग्रोथ रेट ऊपर नीचे होती रही मगर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट 2% के आसपास बना रहा। एक बड़ी समस्या तो ये हुई कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से हमने एलपीजी रिफॉर्म्स यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म को अपनाया तो रोजगार बढ़ने के बजाय घटकर 1950 के समान आ गया। पी तो बढ़ती रही मगर रोजगार उसकी तुलना में नहीं बढ़ा। इंडियन इकोनॉमी बिना एम्प्लॉयमेंट के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही थी, इसलिए इकोनॉमिस्ट इसे जॉबलेस ग्रोथ भी कहते हैं। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि हमारे देश में किस तरीके के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है तो हमें जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के ग्रोथ पैटर्न का प्रभाव अलग अलग सेक्शंस के वर्कफोर्स पर क्या हो रहा है इसे एनालाइज करना होगा। हम ये जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ ज्यादातर लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं और इंडिया या किसी भी देश की डेवलपिंग स्ट्रेटजी का मेन टारगेट होता है कि जो प्रोपोर्शन लोगों का एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है आजीविका के लिए उसे कम करना है। ये टेबल देखिए 1972 से 2017 के बीच सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट को कंपेयर किया गया है।
1972 में 74% लोग प्राइमरी सेक्टर में रोजगार प्राप्त करते हैं, वहीं 2017 में ये घट करके 44.6% हो गया और ये शिफ्ट सेकेंडरी और सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में हुआ। इसलिए इन दोनों सेक्टर के लिए हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, यानी आशावादी हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड अभी भी सबसे बड़ा शेयर रखता है लोगों के रोजगार प्राप्ति का, हालांकि इसकी ग्रोथ में कमी आई है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ ना होने से लोग रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट के बजाय कैजुअल वेज वर्क की तरफ मुड़ गए हैं, जिसे कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स भी कहते हैं। ये टर्म याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को समझते हैं। फॉर्मल इकोनॉमी में क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, इनफॉर्मल में ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। ये कर्मचारी बैंक क्लर्क, टीचर, प्लम्बर, लॉयर, पुलिस, ये सब फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट है और ये फ्रूट वेंडर, बार्बर, टैक्सी ड्राइवर, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर के जॉब हैं। काम के घंटे और पेमेंट फिक्स होता है फॉर्मल में। इनफॉर्मल में काम के घंटे और पेमेंट बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता। इनफॉर्मल सेक्शन में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, मर्जी की बात है, कभी भी आपको आपका ऑनर निकाल सकता है। कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं होती। आप अगर किसी ने आपको निकाल दिया तो आप पुलिस के पास भी नहीं जा सकते हो कि हमें क्यों, कोई सिविल केस नहीं कर सकते। कहने का मतलब लेबर इंटेंसिव जॉब होती है। खैर बाकी आप पढ़ लो, ज़्यादा समझाने जैसा कुछ है नहीं इसमें। इंडिया के वर्कफोर्स के इनफॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड एक ट्रेजिक स्टोरी दी गई है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद से रिलेटेड है। अहमदाबाद को उसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंडिया में टेक्सटाइल सेक्टर सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। पहला कौन है? ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर। अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल ज़्यादा हैं, वहाँ कई वर्कर काम करते थे जिनकी एक लगभग सिक्योर्ड इनकम थी लगभग एक सेंचुरी तक। इन्हें कई तरीके के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते थे, पेंशन वगैरह, हेल्थ और ओल्ड एज पेंशन भी मिलते थे। एक स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियन था, सारे लेबर डिस्प्यूट इजीली सॉल्व हो जाते थे। 1980 में कुछ कपड़ा मिल्स बंद होने लगी। कंपटीशन बढ़ने से मुंबई वगैरह में मिल्स तेजी से बंद हो गई। आप गूगल करिएगा द ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक 1982 के, पढ़िएगा इसके बारे में। इसे दत्ता सामंत ने लीड किया था, पर इस स्ट्राइक के कारण 80 से ज़्यादा मिल्स तो मुंबई में ही बंद हो गई थी और 1.5 लाख से ज़्यादा वर्कर अनएम्प्लॉयड हो गए थे। अहमदाबाद में ये प्रोसेस लगभग 10 साल तक चलती रही। 80,000 परमानेंट और 50,000 नॉन परमानेंट वर्कर्स की जॉब चली गई। ऐसे में लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाने को मजबूर हो गए। इकोनॉमिक रिसेशन के कारण कम्युनल राइट्स होने लगे। गरीबी में टेक्सटाइल लेबर डिप्रेशन में आकर के लिकर कंज्यूम करने लगे, सुसाइड करने लगे, जिससे फैमिली के बच्चों को पढ़ाई छोड़ करके काम की तलाश में भटकना पड़ा। इन सब से बचा जा सकता था अगर देश की इकोनॉमी का इनफॉर्मल सेक्टर अच्छी तरीके से डेवलप होता। अगर इनफॉर्मल सेक्टर मजबूत होता तो एक डिग्निफाइड लाइवलीहुड अचीव हो जाती और शायद ये परिणाम तो नहीं होते। इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूअसली डिप्रिशिएट हो रही है। 10-20 साल काम करने के बाद भी वर्कर्स को मैटरनिटी बेनिफिट, पैटर्निटी बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति को जो सैलरी मिल रही है वही सेम काम करने वाले प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति को नहीं मिल रही है। एक स्मॉल सेक्शन ही है देश का जिसको एक रेगुलर इनकम मिलती है। गवर्नमेंट के बनाए लेबर लॉ के माध्यम से ये अपने राइट्स को पा लेते हैं। ट्रेड यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए एम्प्लॉयर के साथ एक कलेक्टिव बार्गेनिंग भी कर लेते हैं, पर उनका क्या जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर में है। जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं जैसे कि ONGC, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले प्राइवेट सेक्टर जैसे कि पेटीएम, जिंदल स्टील, फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट माने जाएंगे और इसमें काम करने वाले व्यक्ति फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट पाने वाले व्यक्ति कहे जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी कंपनी है या कोई भी फर्म है, अगर उसने 10 से ज़्यादा लोगों को हायर किया है तो वो एक फॉर्मल सेक्टर में काउंट की जाएगी। फॉर्मल सेक्टर के अतिरिक्त सभी एंटरप्राइजेज और उनमें काम कर रहे वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काउंट किए जाएंगे, जैसे कि फार्मर, एग्रीकल्चर लेबरर, छोटे मोटे काम धंधे वाले लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो किसी को हायर नहीं करते, नॉन एग्रीकल्चर लेबरर, बोझा ढोने वाले से लेकर के आप जिसके यहाँ मोमो खाते हैं वो भी सभी इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में थियोरेटिकली ये माना जाता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होगी ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर फॉर्मल सेक्टर में काम करने लगेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में कम लोग रह जाएंगे। फॉर्मल सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे कि PF यानी कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं और इनकम भी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा रहती है।
2011-12 में टोटल वर्कर 473 मिलियन थे, जिसमें से केवल 30 मिलियन वर्कर ही फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे। अब अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 6% होगा, बाकी के 94% इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर वीमेन वर्कफोर्स की बात करें तो केवल 6 मिलियन फॉर्मल सेक्टर में है, यानी कि केवल 20%। इनफॉर्मल सेक्टर में 69% मेन कार्यरत हैं और 31% महिलाएं। 1970 के डिकेड तक वर्ल्ड की जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमी थी, ये बात समझ गए कि फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ रही है, तो इनफॉर्मल सेक्टर में फोकस किया जाने लगा। अब आप खुद ही सोचिए कि गवर्नमेंट कितने लोगों को जॉब दे सकती है। जितनी हमारी पॉपुलेशन है उतनी गवर्नमेंट जॉब तो हो नहीं सकती है, तो कहीं ना कहीं हमें इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर फोकस करना ही होगा। इनफॉर्मल सेक्टर में जो इंटरप्राइजेज हैं या वर्कर हैं, उनकी इनकम रेगुलर नहीं होती, गवर्नमेंट से कोई प्रोटेक्शन या प्रॉपर रेगुलेशन नहीं मिलता, किसी को कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है बिना कंपनसेशन दिए। यहाँ यूज होने वाली टेक्नोलॉजी भी पुरानी है, अच्छे से अकाउंट मैनेजमेंट भी नहीं होता है, और ऐसे लोग ज़्यादातर स्लम्स या झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हो जाते हैं, जहाँ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी भी नहीं होती। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जो कि एफर्ट कर रही है ताकि सभी देशों की गवर्नमेंट के साथ मिल करके इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट दिया जा सके। सोशल सिक्योरिटी का जब भी नाम आए तो आप यही समझिएगा वो मैटरनिटी बेनिफिट, पेंशन, पीएफ फंड, ग्रेच्युटी, इन सब की बात चल रही है। चलिए अब थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझते हैं। अब अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आप अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आओगे। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करते हुए बताता है कि यह एक सिचुएशन है जब आप काम तो करना चाहते हो पर काम है ही नहीं, फिर भी आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, ब्रोकर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आदि के सामने अपने काम करने की डिजायर को शो करते हैं। इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि अगर आधे दिन में आपको 1 घंटे का काम नहीं मिलता है तो आप अनएम्प्लॉयर हैं। एक बात बताता हूँ, आप लड़के हो या लड़की हो, इंडिया में ज़्यादातर को एक टाइम पर बेरोजगार होना पड़ता है, और सच बताऊं तो इससे वर्स फीलिंग कुछ भी नहीं होती। इसलिए कायदे से पढ़ लो, सबके पेरेंट्स अंबानी नहीं होते। अब आप सोचोगे कि कैसे पता चलता है कि इंडिया में कितने लोग बेरोजगार हैं। इसके लिए कुछ आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं अलग अलग रिपोर्ट से। पहले तो जनगणना यानी कि सेंसस रिपोर्ट जो लास्ट टाइम 2011 में हुई थी, उसके बाद से देखो कब होती है। 2021 में होनी थी, मगर कोविड और अन्य कई कारणों की वजह से अभी तक टलती जा रही है। दूसरा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयमेंट डेस्क रिपोर्ट, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड लोगों के डाटा से हम अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को आंकड़ों के रूप में जान पाते हैं। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक रोजगार कार्यालय देखने को मिल जाएगा। चलो ये जान लिया कि बेरोजगारी क्या होती है, इसके आंकड़े कहाँ से मिलते हैं। अब समझते हैं बेरोजगारी के अलग अलग टाइप क्या होते हैं। पहला टाइप है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब खुली बेरोजगारी। अभी जो आपने पहले समझा वही है ये। एक जनरल केस होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, जब कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता हो और उसके पास कैपेबिलिटी भी हो काम करने की और उसे काम न मिले, तो इसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दूसरा है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे मान लो 1 एकड़ की ज़मीन पर 50 लोग काम कर रहे हैं, तो उससे प्रोडक्टिविटी पे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये काम तो 10 लोग मिलके भी कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब किसी काम को आवश्यकता से अधिक लोग मिलकर कर रहे हों, तो इसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तीसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर में 12 महीने काम नहीं होते हैं। जैसे अभी मार्च अप्रैल चल रहा है, किसान गेहूं की कटाई के बाद और जुलाई अगस्त में धान की फसल लगाने तक उनके पास काम नहीं होता है, तो वे शहरों की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, वहाँ काम करते हैं और जैसे ही मानसून आता है वापस गाँव की तरफ चले जाते हैं। इसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं और इंडिया में ये भी बहुत ज़्यादा है। अगला है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी का जो ट्रेंड होता है ग्रोथ या रिसेशन का, उसके कारण होती है और ये देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती। सीधे शब्दों में समझो कि अगर कोई प्रोडक्ट है, उसकी मार्केट में डिमांड कम हो गई, तो प्रोडक्शन कंपनी को सर्वाइव करने के लिए सप्लाई को भी कम करना होगा, और जब सप्लाई कम होती है तो कंपनी कर्मचारियों की छटनी करती है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब है रिसेशन यानी कि मंदी आएगी, और ये गवर्नमेंट के लिए चिंता की बात होती है। इकोनॉमी में अप एंड डाउन तो आते ही रहेंगे, इसलिए साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट भी आता रहेगा और इसे काउंटर करने के लिए आपको डिमांड को मैनेज करने की ज़रूरत होगी। ऐसी सिचुएशन बनाकर रखनी होगी कि प्रॉपर डिमांड क्रिएट होती रहे। अगला है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट।
इस तरह की बेरोजगारी वर्कर्स और उनकी स्किल के मिसमैच होने के कारण होती है। एग्जाम्पल ले, अगर आप टीचर्स का ही ले, जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ चुकी है उस तरीके के स्किल आज सभी टीचर्स के पास नहीं है। जैसे आपको नॉलेज के साथ डिजिटल बोर्ड, ऑनलाइन क्लासेस और वीडियो मेकिंग जैसे स्किल भी आनी चाहिए। और कोविड-19 के बाद अचानक से ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का शिफ्ट आ चुका है, इसमें काफ़ी परेशानी हो रही है सभी टीचर्स को स्किल के मामले में। खैर, आप अपने उन टीचर्स की हेल्प कर सकते हैं इन सब टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को समझाने में। एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। जब हम फिजिकली क्लास लेते हैं तो स्टूडेंट को देखने पर हम आसानी से जान जाते हैं कि स्टूडेंट को वो बात समझ आई है या नहीं आई है। बट यहाँ ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। जब पहला वीडियो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो बिल्कुल अजीब सी फीलिंग आती थी, जैसे सामने कोई है ही नहीं, बता किसे रहा हूँ मैं। बट धीरे धीरे यूज टू होता जा रहा हूँ और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती जा रही है, स्किल डेवलप होती जा रही है। अब ऐसा महसूस नहीं होता। लोग ऐसे ही सीखते हैं, इवॉल्व करते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। जब वर्कर की स्किल अवेलेबल वर्क के हिसाब से ना हो तो कंपनी उसे हायर नहीं करती हैं और इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट लंबे समय तक बनी रहती है, क्योंकि स्किल इतनी जल्दी एक्वायर नहीं की जा सकती, इसके लिए टाइम तो लगेगा ही। एक और टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट का, जिसे कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली शॉर्ट टर्म की होती है। जब कोई एम्प्लॉय कहीं जॉब कर रहा हो और वहां से छोड़कर या निकाल दिए जाने पर दूसरे जॉब की सर्च में होता है। इसके अलावा जब फ्रेशर ग्रेजुएट्स लेबर फोर्स में शामिल होते हैं तो उन्हें भी फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो भी जॉब की सर्चिंग में ही लगे रहते हैं। हालांकि ये कुछ बेटरमेंट के लिए होता है। जैसे आपने एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपने यहाँ से जॉब छोड़ करके कुछ तैयारी करी और आप एक बेटर सैलरी और प्रिविलेज के लिए दूसरी कंपनी में अप्लाई करते हैं। तो इस बीच का जो ये टाइम होता है जब आप अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, इसी को हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। चलो, अब इतने अनएम्प्लॉयमेंट हैं तो गवर्नमेंट क्या एफर्ट कर रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, उसे भी जान लेते हैं। पार्लियामेंट ने 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को पास किया, जिसे शॉर्ट में मनरेगा भी कहते हैं, जिसके अनुसार जो भी अनस्किल्ड वर्कर है उनको कम से कम 100 दिनों का काम उपलब्ध कराया जाएगा। इस बात की गारंटी दी जाएगी कि 100 दिन का काम उस अनस्किल्ड लेबर को जरूर मिलेगा। गारंटी का मतलब है कि अगर उसे 100 दिन का काम नहीं मिला तो गवर्नमेंट उसे 100 दिन का वेज जरूर देगी, क्योंकि अगर कानून बना हुआ है तो ये उस व्यक्ति का कानूनी अधिकार हो गया और गवर्नमेंट उसे पूरा जरूर करेगी। वैसे गवर्नमेंट पहले से ही कुछ ना कुछ मिलेगी तो गड्ढे ही खुदवा देती है, कहती लो भाई यही काम करो। देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो आपको पता है। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर प्रयास करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। अब उनके ये प्रयास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके के हो सकते हैं। डायरेक्ट में तो गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल करके सीधे रिक्रूटमेंट कर लेगी, और इनडायरेक्ट में गवर्नमेंट की कई ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिससे प्राइवेट सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ता है और ऐसा होने पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो गवर्नमेंट की PSU है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो अगर वो स्टील का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसे एम्प्लॉय भी बढ़ाने होंगे, तो उसने जो रिक्रूटमेंट किया वो तो डायरेक्टली रिक्रूटमेंट कर लेगी। मगर स्टील बनाने के लिए जो मटेरियल की आवश्यकता है और जो प्रोड्यूस स्टील है उसको बेचेंगे किसी न किसी कंपनी को, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, तो इससे रिलेटेड जो प्राइवेट कंपनी होगी उसका भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और अगर उसका भी प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो भी कहीं न कहीं से लेबर हायर करेगी, क्योंकि उसको प्रोडक्शन बढ़ाने का मौका मिल गया है। और इस तरीके से इनडायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब क्रिएट कर पाती है। गवर्नमेंट पॉवर्टी एलिवेशन के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करती है और इसके कई सोशल रिक्वायरमेंट जैसे कि प्राइमरी हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, इन सबको भी इस बहाने पूरा कर लिया जाता है। चलिए अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। इंडिया का जो वर्कफोर्स का स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी चेंज आ चुका है। सर्विस सेक्टर के एक्सपेंशन से नए अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है। स्मॉल स्केल एंड इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज या फिर स्पेशलिस्ट वर्कर की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी और आउटसोर्सिंग के कारण कंपटीशन बढ़ गया है और सर्वाइव वही करेगा जिसके पास स्किल अच्छी हो और टाइम पर स्किल अपग्रेडेशन पर भी काम करता हो। अब कोई बड़ी फर्म हो तो उसके लिए ये आसान होता है कि वो अपने कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे कि लीगल, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या फिर कस्टमर सर्विस जैसे डिपार्टमेंट्स को आउटसोर्स करके अपने मेन प्रोडक्ट पर फोकस कर सके। और अगर ये दूसरे देशों को किया जाता है तो उस देश में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। अब फैक्ट्रीज का कॉन्सेप्ट पहले से बदल चुका है। अब तो वर्क फ्रॉम होम का भी कॉन्सेप्ट आ गया है।
लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स होने के कारण एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इनफॉर्मल हो गया है और ये इंडिविजुअल वर्कर के हित में बिल्कुल भी नहीं है। जीडीपी में ग्रोथ तो हो रही है पर उस प्रोपोर्शन में एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो रही है। इसलिए गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर फोकस करना चाहिए, स्पेशली रूरल एरिया में, और वुमेन्स का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर भी स्पेशली फोकस करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम किसी और लेक्चर में। मगर जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।